गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज हम जो किंग्स फार्मर्स इन टाउन, जो आपके क्लास 12th हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है, उसके कुछ रिवीजन नोट्स मैंने बनाए हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम डिस्कस करेंगे। लगभग ये आप जो ये पॉइंट्स मैंने बनाए हैं, ये आपको हर ही आंसर में आप ऐड कर सकते हो, उसमें हेल्प करेंगे। हर टॉपिक जो आपकी बुक में है उसके अकॉर्डिंग कुछ छोटे छोटे नोट्स जो मैं अभी डिस्कस करूंगी, और फिर मैप के तौर से और पिक्चर्स के तौर से समझा दूंगी आपको, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये सारे नोट्स हैं, और एंड में टाइमलाइन भी मैंने प्रिपेयर की है, जो कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स हैं जो आपको हेल्प करेंगी। तो अगर आपने खुद के नोट्स बनाए हैं तो आप उनमें कुछ ऐड कर सकते हैं, ये सब चीज़ें। और अगर नहीं बनाए तो आप इनसे रेफरेंस ले सकते हैं। तो ये जो पूरी पीडीएफ है, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, मैं वहाँ पे इसको डाल दूंगी। अगर इन केस मैं भूल जाऊँ तो कमेंट में मुझे याद दिला देना, मैं इसको डेफिनेटली टेलीग्राम पे डाल दूंगी। सो हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस लर्निंग। अगर आप चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे, कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिले तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। तो शुरू करते हैं की पॉइंट्स से। ये जो की पॉइंट्स हैं, ये बेसिकली वो बातें हैं जो बिल्कुल ब्रीफ में मैंने डिस्कस कर दी हैं। अगर आप बाद में कोई भी आंसर लिखने चाहें तो आप इनमें से पॉइंट्स को यूज कर पाएंगे। तो ये वो की पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले, जब हम हड़प्पा सिविलाइजेशन का एंड जो हमने फर्स्ट चैप्टर में देख लिया था, कि हमें श्योर नहीं था कि क्यों हुआ, क्या रीजंस रहे होंगे, क्योंकि स्क्रिप्ट नहीं पता, बट फिर भी बहुत से अलग अलग जो एस्टिमेटेड आइडियाज थे वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जब हड़प्पा सिविलाइजेशन एंड हो गई, उसके बाद ऋग्वेद कंपोज हुआ इंडस और उसके आसपास की जो ट्रिब्यूटरीज वाला एरिया था वहां पे। हमारा सबसे ओल्डेस्ट वेद है, आपको पता ही होगा, ऋग्वेद। और इससे पहले लोग हंटिंग गैदरिंग करते थे, एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे, बट अब लोग एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स करने लग गए थे। जो डेड को डिस्पोज करने का तरीका होता था, उसमें भी एक नई चीज, जैसे मेगालिथ्स, ये एक नया पैटर्न शुरू होने लगा था। 1600 बीसीई से नई सिटीज और किंगडम्स डेवलप होने लगे थे, शहर बनने लगे थे। और उनको, क्योंकि अब लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं घूम रहे, अब लोग एक ही जगह पे रह रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो राजा भी आ गए, लोगों को मैनेज करने के लिए हर चीज चाहिए। तो वो सब 600 बीसीई से शुरू हो गया था। 600 बीसीई को मेजर टर्निंग पॉइंट माना जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द रीजन 600 बीसीई को मेजर टर्निंग पॉइंट बोला जाता है, या व्हाट आर द फैक्टर्स या जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंटली डिस्कस किया जाता है और पूछा भी जाता है। तो उसका फर्स्ट रीजन है ग्रोथ ऑफ 16 महाजनपदास, जो कि किंग्स रूल करते थे, मोस्ट ऑफ द महाजनपदास। 600 बीसीई से लेके 400 बीसी के बीच में मगध जो था वो सबसे पावरफुल महाजनपदा बन गया था। मौर्य एम्पायर, जिनके फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने मौर्य साम्राज्य को इस्टेब्लिश किया, और इसका कंट्रोल अफगानिस्तान और बालूचिस्तान, जो आज पाकिस्तान में है, वहां तक के एरिया तक इनका कंट्रोल था। 600 बीसीई की बात हो रही है ये। या जो चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम है जब वो माना जाता है वो रूलर बने, तो ये वाला टाइम फ्रेम 321 बीसीई माना जाता है। बट उनका कंट्रोल काफी एक्सटेंड हो गया था इस टाइम में। और जो उनके ग्रैंड सन थे अशोक, वो भी एक बहुत फेमस रूलर माने जाते हैं, जिन्होंने कलिंगा, जो कि अरसा में, वहां तक अपना कंट्रोल, इमेजिन, साउथ से लेके पंजाब और अफगानिस्तान इतने एरिया तक मौर्य एम्पायर का कंट्रोल था। अब हमें ये सब किस के थ्रू पता चलता है, तो जो सोर्सेज हैं जिनके थ्रू हम मौर्यन एम्पायर की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट कर पाते हैं, वो हैं स्कल्पचर्स, अशोका के इंस्क्रिप्शन जो उन्होंने पत्थर पे लिखवाया है, और वो जो इनके इंस्क्रिप्शंस मिली हैं चीजें, लिटरेरी सोर्स जैसे कि इंडिका अकाउंट जो मेगास्थनीज ने लिखा वो, और इवन अर्थशास्त्र जो उनके चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे उन्होंने, उनके कोटिया या उनके गुरु भी माने जाते हैं,
जो कौटिल्य या चाणक्य जिनको हम कहते हैं, उन्होंने जो राइटिंग्स लिखी वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, तो वो भी आप इसमें मेंशन कर लेना। अर्थशास्त्र इसमें मैंने लिखा नहीं है। और न्यू नोशंस किंगशिप को लेके कि राजा को किस तरीके से होना चाहिए, वो सब कुछ धर्मशास्त्र और धर्म सूत्र में मेंशन किया गया था, और उसके लिए नए नोशंस भी हो रहे थे ऑफ किंगशिप। अब अगर हम 200 BCE की बात करें, 600 से 400, और अब हम 200 पे पहुंच गए हैं। नए चीफ किंगडम सेवरल पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में इमर्ज हो रहे थे। तो अगर हम साउथ की बात करें तो चोला, चेरा और पांड्यास, जो कि तमिलांकरन कहते हैं, ऑल्सो नोन फ्रॉम संगमा टेक्स्ट, ये हमारा सोर्स है जहां से हमें इन चीजों के बारे में पता चलता है। ये जो तीन स्टेट्स हैं, इंक्लूडिंग सतवाहनास और शाकास, जिनका कंट्रोल बहुत दूर दूर से डिस्टेंट ट्रेड नेटवर्क्स तक था, तो ये लोग ट्रेड में इन्वॉल्व थे, काफी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड में। कुशानास जो फर्स्ट सेंचुरी BCE से फर्स्ट सेंचुरी CE तक में माना जाता है, इन्होंने भी बहुत वास्ट किंगडम को कंट्रोल किया। सेंट्रल एशिया से लेके नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक इनका कंट्रोल था। मतलब नॉर्थ वेस्ट इंडिया, लगभग जो ऊपर वाला जो हमारा हिस्सा है पाकिस्तान वाले, सेंट्रल एशिया से लेके जो कश्मीर वाले एरिया तक, वहां तक इन्होंने अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश किया था। कश्मीर से थोड़ा पहले पाकिस्तान तक आप कह सकते हो। तो सोर्स जिसके थ्रू हमें ये पता चलता है वो है इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स। कॉइन्स बहुत इंपॉर्टेंट है जब कुशानास की बात होगी। तो ये मैं ऑलरेडी, वैसे आप लोगों को पता ही होगा, रिवीजन है ये, बट आगे भी कॉइन्स की बात होगी। तो स्कल्पचर्स, ये सब हमें नोशन ऑफ किंगशिप के बारे में बताते हैं। तो सोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर हमने मौर्य एम्पायर के सोर्सेज देखे थे, और अभी हमने इस न्यू किंगशिप के सोर्सेज देखे। अब हम गुप्ता 4th सेंचुरी में, अब गुप्ता डायनेस्टी और गुप्ता पीरियड की बात करते हैं, तो उनके जो सोर्सेज जिनके थ्रू हमें पता चलता है, तो अगेन हमें कॉइन्स के थ्रू पता चलता है, इंस्क्रिप्शंस, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है प्रयाग प्रशस्ति, जिसके थ्रू प्रशस्तिज जो लिखी गई थी, उनके थ्रू हमें गुप्ता एम्पायर के बारे में पता चलता है। अब ये कैसे पता चलेगा कि राजा के बारे में उसकी प्रजा, उसके सब्जेक्ट्स क्या सोचते हैं? तो इस बात को पहचानने के लिए, समझने के लिए हिस्टोरियंस ने जो जकाताज और पंचतंत्र की कहानियां हैं, क्योंकि वो आम लोगों की भाषा और बोली में लिखी जाती थी, तो उनके थ्रू ये समझने की कोशिश की है कि आखिर राजा को किस तरीके से ट्रीट किया जाता होगा, लोग उनके बारे में क्या सोचते होंगे। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट थी, और उसको बढ़ाने के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज यूज की जाती थी। प्लो यूज किया जाता था, वो भी लोहे का, क्योंकि आयरन का इस्तेमाल, जैसे हमने हड़प्पा टाइम में देखा था कि ब्रॉन्ज का यूज बहुत था, अब आयरन का यूजेज आपको बहुत दिखेगा वेपन बनाने के लिए, टूल्स बनाने के लिए, ये आपको बहुत कॉमनली देखने को मिलेगा। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसप्लांटेशन, जो कि हमें एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसप्लांट करना, वो शुरू हो गया था। और पानी देने के लिए, इरिगेशन के लिए कुएं, टैंक्स, और कॉमनली कैनाल्स, लेस कॉमनली, इतनी कॉमन नहीं थी कैनाल्स, फिर भी हमें कैनाल्स के कुछ ट्रेसेस देखने को मिलते हैं। अब जमीन का दान, लैंड ग्रांट्स, वैसे तो ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को, जैसे कि ब्राह्मण्स को किए जाते थे। और दूसरा, जो एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए। तीसरा, अपने जो एलाइज थे, जो उनको सपोर्ट करते हैं, उनका ट्रस्ट बरकरार रखने के लिए, अपनी पावर दिखाने के लिए राजा जमीन का दान दिया करते थे। बट लैंड ग्रांट्स मोस्टली हम देखते हैं रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को, या ये जो एग्रीकल्चर प्रमोट करने के लिए दी जाती थी। बट कुछ रेयर केसेस में आप देखते हैं कि वुमेन ने भी लैंड ग्रांट्स दिए हैं, जिनका एक एग्जाम्पल है प्रभावती गुप्ता। तो वो एक ही हमें एग्जाम्पल देखने को मिलता है, बट स्टिल देखने को मिलता है। नए अर्बन सेंटर्स पाटलिपुत्र, उज्जैनी, पुहर, मथुरा, ये इमर्ज होने लग गए थे। पाटलिपुत्र तो आपको पता ही है कैपिटल थी, और उज्जैनी में ट्रेड, पुहर में, और मथुरा भी एक रिलीजियस सेंटर था बहुत इंपॉर्टेंट, तो लोग वहां पे ट्रैवल किया करते थे। अलग अलग टाउन्स थे, उनके अलग अलग पर्पस। जैसे मथुरा मैंने आपको कहा कि रिलीजियस टाउन है, कहीं से पाटलिपुत्र है, वहां पे किंग्स रहते हैं, मर्चेंट्स रहेंगे जहाँ पे ट्रेड हो रहा है, वॉशिंग फ्लोक्स जो
वॉश करते हैं चीज़ों को, कपड़े धोने वाला वॉशिंग फ्लोक्स, वीवर्स जो कपड़े बुन रहे हैं, स्क्रिबर्स, कारपेंटर्स, पॉटर्स। तो ये टाउन होते थे जो ये लोग ग्रुप्स में रहा करते थे। तो जो आर्टिसंस और ट्रेडर्स हैं वो ग्रुप में रहते थे, तो उनको गिल्ड्स या श्रीन्स बोला जाता था। जैसे गोल्ड स्मिथ हैं, अब वो पूरा एक ग्रुप है जिसमें सारे सोनहार हैं, सभी गोल्ड स्मिथ हैं। तो वो अपने आप को क्या बोल देंगे, ये हमारा गिल्ड है, ये हमारा ग्रुप है। तो वो ग्रुप में रहते थे, तो इसीलिए उस ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन को एक नाम दे दिया जाता था। व्यापार होता था, दूर दूर तक व्यापार होता था, अफ्रीका तक, चाइना तक व्यापार होता था। हमारे मसाले तो इतने फेमस थे, जो हम जानते हैं कि अंग्रेज भी हमारी स्पाइसेस के लिए यहाँ पे आए थे। तो इंडिया की जो स्पाइसेस थी वो बाहर एक्सपोर्ट की जाती थी। हमारे यहाँ जो फाइन मोती होते थे, पर्ल्स होते थे, आइवरी, सिल्क के कपड़े, मेडिकल प्लांट्स, जो हमें कि हमारे यहाँ पे टेम्परेचर बहुत अच्छा है, तो मेडिसिनल प्लांट्स, वो उनके बारे में हमें नॉलेज भी थी आयुर्वेद के कारण। तो ये सारी चीजें एक्सपोर्ट की जाती थी। अब पहले तो बार्टर सिस्टम चलता था, ये जो सारा सामान इंडिया से एक्सपोर्ट होता था उसके अगेंस्ट जो लोग जैसे हमने हड़प्पा में देखा, ओमान वगैरह से हमें कॉपर वेसल्स मिलती थी या अलग अलग चीजें होती थी, तो बार्टर सिस्टम था। बट विद टाइम कॉइन्स का इंट्रोडक्शन हुआ, तो पंच मार्क कॉइन्स, सिल्वर और कॉपर के बने हुए कॉइन्स हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले जो गोल्ड कॉइन्स वो इशू किए थे कुशानास। जैसे मैंने आपको कहा था कि कुशानास का नाम कॉइन्स में भी आगे आएगा, इसीलिए कुशानास की जब भी बात हो तो सोर्स में कॉइन्स जरूर मेंशन कीजिएगा और इंस्क्रिप्शंस। जेम्स प्रिंसेप जो कि ऑफिसर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, इन्होंने अशोका की जो ब्राह्मणी थी उसको डेसिफर किया था 1838 में। इंस्क्रिप्शंस को पढ़ने में एक लिमिटेशन थी, क्योंकि वक्त के साथ क्या होता है कि कुछ जो आगे के लेटर्स हैं वो थोड़े फेड हो जाते हैं, फेंटली इनग्रेव, वो अब आपको उतना क्लियरली पढ़ा नहीं जा रहा, या कोई लेटर मिस हो गया या डैमेज हो गया वो इंस्क्रिप्शन, और हमें एग्जैक्ट मीनिंग जिस कारण उसे लिखा गया था वो भी हम नहीं बता सकते। तो काफी सारी चीजें हैं जो ये लिमिटेशंस ऑफ इंस्क्रिप्शंस का अगर आपको क्वेश्चन आए तो आप ये सारे फैक्टर्स उसमें मेंशन कर सकते हैं। अब इसके अलावा अगर आपको लिमिटेशन ऑफ इंस्क्रिप्शंस में लिखना पड़े कि अब हमें क्या क्या लिमिटेशंस फील होती हैं, तो फेंटली इनग्रेव्ड, डैमेज्ड, और एक टाइम ऐसा भी था जब हमें ये वाली लैंग्वेज ही डेसिफर्ड नहीं थी, तो वो भी एक लिमिटेशन थी। ऑल्दो वक्त के साथ हमने ब्राह्मणी, खरोस्ती, इन सब भाषाओं को डेसिफर कर लिया, तो वो लिमिटेशन फिर हट गई थी। अब आपके चैप्टर से अगर हम हेडिंग वाइज एक बार डिस्कस कर लें, तो प्रिंसिप और पियादसी। तो 1830s में जेम्स प्रिंसिप, जिनसे ये प्रिंसिप है, ये ऑफिसर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, इन्होंने ब्राह्मणी और खरोस्ती, ये दो स्क्रिप्ट्स थी, इनको डेसिफर किया था, और जो कि हमें हेल्प करती हैं उस टाइम के इंस्क्रिप्शंस और सिक्के वगैरह पढ़ने में। और उन इंस्क्रिप्शंस को पढ़ते हुए ही जेम्स प्रिंसेप ने देखा था कि किंग को पियादसी के नाम से रेफर किया जा रहा था, और पियादसी का मतलब होता है प्लेजेंट टू बिहोल्ड। और इसे हर जगह पे जब रेफर किया जा रहा था तो माना जा रहा है कि ये अशोका को ही रेफर किया जा रहा था, और बुद्धिस्ट टेक्स्ट इनको वन ऑफ द मोस्ट फेमस रूलर्स बताते हैं अशोका को। अर्लिएस्ट स्टेट्स की अगर हम बात करें तो 16 महाजनपद, जैसे कि मैंने आपको ऊपर एक क्विक ग्लैंस में बता ही दिया था। तो 16th सेंचुरी बीसीई में जो एरा था, इसमें अर्ली स्टेट सिटीज ग्रो होने लगी थी। लोहे का इस्तेमाल, जो कि मैंने आपको बताया, वेपन बनाने के लिए, टूल्स बनाने के लिए यूज किया जा रहा था। और हमने देखा कि कॉइन्स बनने शुरू हो गए थे। सबसे पहले गोल्ड कॉइन किसने बनाए थे? कुशाहनाज ने। अगर हम अर्ली बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट देखें तो उनमें भी 16 स्टेट्स, महाजनपदास को मेंशन किया गया है। अब हर जगह पे लिस्ट हल्की हल्की चेंज होती है, बट फिर भी ये कुछ नेम जैसे वाजी, मगध, कोसला, कुरु, पंचाल, गंधार, अवंती, ये आपको मोस्टली देखने को मिलेंगे, और मगध का नाम तो आता ही आता है। तो माना जाता है कि ये महाजनपदा 16 महा हैं। ऑब्वियसली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये कुछ सबसे इंपॉर्टेंट महाजनपदास हैं। जैसे कि आप ये 600 बीसी में 16 महाजनपदास के मैप में देख सकते हो। ये कुरु है, गंधार, पंचाल, कोसला, माला, वाजी, काशी, मगध, अवंती, कोसला, कुरु। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट महाजनपदास हैं जो यहाँ पे मेंशन्ड है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, ये किंग रूल कर रहा है,
बट कुछ महाजनपदा ऐसे भी थे जो गाना या संघा ये रूल कर रहे थे। ये क्या होता था कि जब किंग रूल कर रहा है तो ये एक सिंगल एंटिटी है और यही एक इंसान रूल करता है। बट जब गानास और संघास की बात होती थी तो ग्रुप ऑफ पीपल रूल करते हैं साथ में मिलके। सबकी बात सुनी जाती है, कलेक्टिवली वो डिसाइड करते हैं कि क्या सही है क्या नहीं है। तो ऑब्वियसली इसमें डिबेट्स वगैरह डिस्कशंस वगैरह होती हैं, फाइनली एक कंक्लूजन तक पहुंचा जाता है। तो वो सारे ग्रुप के लोग अपने आप को राजा ही रेफर करते हैं, राजा ही रेफर करते हैं। तो ये महाजनपदाज में कहीं कहीं पे गाना और संघा वाला रूल भी था। और आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसे ही गाना या संघा जो ये हैं इनमें ही एक जो भगवान गौतम बुद्ध और महावीर, भगवान महावीर जो है जैन के, जिनको बहुत बड़े टीचर माना जाता है, वो भी इन्हीं गानास और संघास से बिलोंग करते थे। अब ऊपर हमने ना एक टर्म पढ़ी थी गिल्ड्स और श्रीन्स। इसके साथ ना मैं गाना और संघा को बड़ा कंफ्यूज करती थी। तो जो गिल्ड्स वगैरह हैं ये ग्रुप ऑफ आर्टिसंस या मर्चेंट्स जो अपने आप साथ में रहते हैं, वो अपने ग्रुप को, ऑर्गेनाइजेशन को गिल्ड्स या श्रीन्स बोल रहे हैं। लेकिन गाना संघा वो कम्युनिटी है जिसमें लोग साथ में रहते हैं, वहां पे बहुत सारे लोग कलेक्टिवली अपने आप को राजा बोलते हैं, साथ में मिल के डिसीजन लेते हैं। अनलाइक जहाँ पे किंग होता है वहां पे एक ही इंसान रूलर है, वो अपने आप को राजा बोलेगा। मंत्री अपने आप को मंत्री बोलेंगे, राजा नहीं बोलेंगे। बट जहाँ पे गाना संघा वाला सिस्टम है वहां पे वो लोग, बहुत सारे लोग अपने आप को राजा ही रेफर करते हैं। हर महाजनपदा की अपनी एक कैपिटल होती थी जो फोर्टिफाइड होती थी। 6th सेंचुरी BC ऑनवर्ड्स हम देखते हैं ब्राह्मण्स ने जो ये ओरल संस्कृत में, सब कुछ पहले ओरल होता था, फिर इन्होंने इसको रिटन में कंपोज करना शुरू किया था। और जब ये सारी की सारी चीजें कंपोज करनी शुरू की थी तो उसमें उन्होंने धर्म सूत्रा उसको कहा गया था। धर्म सूत्रा में बेसिकली बहुत सी चीजें मेंशन थी, बट उसमें से एक चीज ये भी थी कि राजा को किस तरीके से रूल करना चाहिए, उसके नियम, उसके नॉर्म्स, क्या सही है क्या गलत है, वो सब कुछ लिखा गया था। एक क्षत्रिय से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, एक ब्राह्मण से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, वैश्य या शूद्र से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, वो सब धर्मशास्त्र, धर्मसूत्र में मेंशन था। कुछ जगहों पे स्टैंडिंग आर्मीज भी होती थी। स्टैंडिंग आर्मीज यहाँ पे कहीं कहीं पे तो रेगुलर ब्यूरोक्रेसीज भी मेंटेन की जाती थी। अदर डिपेंड ऑन मिलिट्री आर रिक्रूटेड वन और मोर, नॉट फ्रॉम पेजेंट्री। कुछ लोग प्रॉपर आर्मीज मेंटेन कर दी जाती थी, कहीं कहीं पे होता था कि पेजेंट्स हैं, जब लड़ाई का वक्त आएगा तो यही लड़ लेंगे। तो 16 महाजनपदास में से कुछ इंपॉर्टेंट हमने ऊपर डिस्कस किए थे, बट ये 16 में सबसे इंपॉर्टेंट है मगध। 6th से 4th सेंचुरी BC में मगध, जो कि आज की डेट में बिहार में है, ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल महाजनपदा था। यहाँ इसके इतना इम्पोर्टेंट होने के बहुत सी वजह है। एक तो इसका जगह ऐसे कि वहाँ एग्रीकल्चर बहुत ही बेहतरीन होता था, तो बहुत प्रोडक्टिव था, पहला रीजन। दूसरा रीजन ये था कि यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, और एनिमल जैसे कि एलिफेंट, उस वक्त ना एलिफेंट्स को वॉर के लिए, आर्मी में फाइट के लिए यूज किया जाता था। तो एलिफेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते थे, तो वो यहाँ पे हमें बहुत इजीली मिल सकते थे। तीसरा, जो गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं वो यहाँ से फ्लो करती हैं, तो चीप और कन्वीनियंट कम्युनिकेशन, ट्रेड आप गंगा के थ्रू कर सकते हो। तो गंगा जो मगध है उससे फोर्थ रीजन है कि यहाँ के जो लीडर्स थे वो बहुत पावरफुल थे, जैसे बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मा, नंदा, जिनके बाद चंद्रगुप्त मौर्य आए नंदा डायनेस्टी के बाद। तो ये बेस्ट रूलर्स और इनके मिनिस्टर्स भी बहुत अमेजिंग थे, इन्होंने भी हेल्प किया मगध को ग्रो करने में। तो ये 4 पॉइंट्स हैं। और इसके बाद फिर राजगृह, जो कि प्रकृत में टर्म होती है राजगिर, ये भी बिहार में है, वॉज द कैपिटल ऑफ मगध इनिशियली, बट 4th सेंचुरी में कैपिटल को पाटलिपुत्र में शिफ्ट कर दिया गया था, जो आज की डेट में पटना में है। तो ये 5th पॉइंट है, राजगृह थी पहली कैपिटल। हमने देखा है जो ये जनपदास होते हैं इन सब की अपनी एक कैपिटल होती है। तो जो मगध थी उसकी कैपिटल कौन सी थी, राजगृह, बाद में कौन सी हो गई थी, पाटलिपुत्र। तो ये 5 पॉइंट्स है। तो अगर आपसे पूछा जाए मगध के बारे में फीचर्स या एक्सप्लेन करो उसकी इंपॉर्टेंस, तो आप ये पॉइंट्स लिख सकते हो। एंड अर्ली एम्पायर, मगध जो था इसकी ग्रोथ मौर्य एम्पायर की ग्रोथ से रिलेटेड है। चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने इस एम्पायर को फाउंड किया था,
उन्होंने अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक कंट्रोल किया, और उनके जो ग्रैंडसन थे उन्होंने ओरिसा में जो कलिंगा है, कलिंगा वॉर हम सबको पता है, जो उसके बाद उन्होंने वॉर लड़ने छोड़े, बट जो कलिंगा में उन्होंने जीत लिया, तो उनके वहां तक मौर्य एम्पायर का कंट्रोल हो गया। सोर्सेज जिनके थ्रू हमें पता चलता है वो है अकाउंट्स ऑफ मेगेस्थनीज, जो कि ग्रीक एम्बेसडर थे, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आए थे। उन्होंने एक बुक लिखी थी इंदिका, और तो ये पहला सोर्स है। दूसरा है अर्थशास्त्र, जो कि प्रोबेबली कंपोज्ड बाय कौटिल्य, या फिर उनको चाणक्य भी कहा जाता है, जो कि माना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के मिनिस्टर थे और उनके गुरु भी माने जाते हैं। तीसरा सोर्स लेटर, जो बुद्धिस्ट, जैन और पुरानिक लिटरेचर टेक्स्ट हैं, इनमें भी हमें चीजें मिलती हैं। और फोर्थ, जो अशोका ने पिलर्स और इंस्क्रिप्शंस जो गढ़वाया है, पत्थरों पे लिखवाया है, पिलर्स पे लिखवाया है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल सोर्स है। अशोका ने जब कलिंगा वॉर के बाद से वॉर लड़ना छोड़ दिया था, तो उन्होंने बुद्धिज्म, काफी ज्यादा वो बुद्धिज्म से इम्प्रेस थे, उन्होंने धामा स्प्रेड करना शुरू किया था। अशोका ने इंस्क्रिप्शंस जो वो पत्थर पे लिखवाते थे, उसको यूज किया था लोगों तक धामा को समझने में और उस बात को पहुंचाने में। इस धामा में उन्होंने ये कहा था कि रिस्पेक्ट होनी चाहिए एल्डर्स की तरफ, जेनरोसिटी होनी चाहिए ब्राह्मण्स की तरफ, और जो भी दुनिया को छोड़ देते हैं हमें उनकी तरफ भी रिस्पेक्टफुली देखना चाहिए। अपने स्लेव्स को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, काइंडली ट्रीट करना चाहिए। हमें हर धर्म को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हर इंसान के ट्रेडिशंस को, चाहे वो हमारे से अलग ट्रेडिशन या धर्म फॉलो करता है तब भी हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और जो भी लोग रह रहे हैं दुनिया में, हमें उनकी वेल बीइंग इंश्योर करनी चाहिए। तो ये 5 पॉइंट्स थे। फिर अशोका ने स्पेशल ऑफिसर्स जो धामा को स्प्रेड करें वो अपॉइंट किए, जिनको धामा महामता कहा जाता था। ये क्या करते थे, ये एक एक जगह पे जाके लोगों को धामा के मैसेजेस के बारे में बताया करते थे। अब अगर हम अशोका के एडमिनिस्ट्रेटर, जो वो पूरे एक जगह से मैनेज कर रहे थे, एडमिनिस्ट्रेटिंग सेंटर्स की बात करें, तो 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स हैं। तो पाटलिपुत्र तो कैपिटल है, प्रोविंशियल सेंटर्स तक्षशिला, उज्जैन, तोसली और स्वर्णगिरी। अब एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल स्ट्रॉन्गेस्ट तो जाहिर सी बात है कैपिटल में होगा और इन प्रोविंसेस में होगा। जो तो तक्षशिला और उज्जैन है वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस रूट्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। स्वर्णगिरी, जिसका मतलब होता है सोने की माउंटेन, सोने का पहाड़, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि सोने की एक माइन थी वहां पे कर्नाटका में। साउथ में आपको पता ही है बहुत सारी ऐसी माइंस हैं जहाँ से सोना मिलता है, तो स्वर्णगिरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट सोने की माइन थी। कम्युनिकेशन जमीन से और रिवर दोनों जगहों से होता था एम्पायर में। मेगेस्थनीज ने अपने बुक में मेंशन किया है कि कमिटी होती थी और उसके अंडर 6 सब कमिटीज हुआ करती थी, जो हर काम में एक दूसरे की हेल्प किया करती थी। 19th सेंचुरी में मॉडर्न एम्पायर को एक बहुत मेजर लैंडमार्क एम्पायर माना जाता है, और कॉलोनियल रूल के टाइम में भी नेशनलिस्ट जो लीडर्स थे हमारे 20th सेंचुरी में, वो अशोका को एक इंस्पायर की तरह देखा करते थे और सजेस्ट करते थे कि हमारा देश का रूल इतना पावरफुल था और लोग इतने रूलर्स और अडेप्टेड ग्रैंडियस टाइटल्स, उन्होंने बड़े बड़े टाइटल्स अडॉप्ट किए थे। तो वो सब चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। न्यू नेशन नोशंस ऑफ किनशिप, तो अगर हम 2nd सेंचुरी की बात करें तो नए के किंगडम्स आने लग गए थे। अगर हम चोलास, चेरियास, पांड्यास की बात करें तो तमिलांकरन, जो कि तमिल कंट्री जो उसको पहले तमिलांकरन कहा जाता था, जिसमें आज की डेट का आंध्र प्रदेश, केरला और कुछ एडिशन ऑफ तमिलनाडु, इन जगहों को इंक्लूड किया जाता था। तो ये देखो, ये है एरिया ऑफ चोलास, चेरियास और पांड्यास। इसकी बात हो रही है। मैनी चीफ्स एंड किंग्स इंक्लूडिंग सतवाहना, जिन्होंने वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया पे रूल किया, और शाका, जिन्होंने सेंट्रल एशिया में रूल किया, उन्होंने भी अपना इस्टेब्लिश किया रूल। और रेवेन्यू उनको कहाँ से आता था? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड से। तो हम मान सकते हैं कि ट्रेड एक बहुत जरूरी हिस्सा रहा होगा। डिवाइन किंग्स,
किंग्स हमेशा अपने आप को गॉड से कनेक्ट करते थे, ये चीज हमने बहुत सारे किंग्स के साथ देखी है। तो किंग्स अपने आप को हाई स्टेटस देने के लिए, अपने आप को भगवान से कनेक्ट करने के लिए टाइटल्स दिया करते थे। कुशानास ने अपने रूल काफी एक्सटेंड किया, सेंट्रल एशिया और नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक वो पहुंचे। तो उन्होंने अपने आप को टाइटल्स दिए, जैसे देवपुत्र। देवपुत्र का मतलब क्या है? देव का पुत्र, सन ऑफ गॉड। उन्होंने अपने स्टैचूज इंस्टॉल किए श्राइन्स में। तो इस तरीके की उन्होंने चीजें की अपने आप को गॉड की तरह दिखाने के लिए। 4th सेंचुरी में जब गुप्ता एम्पायर की हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे स्टेट्स जो थी वो समंतास पे डिपेंडेंट थी। समंतास वो लोग होते थे जो लोकल रिसोर्सेज को मेंटेन करते थे और उनका जमीन पे कंट्रोल होता था। फॉर एग्जांपल जैसे ये गुप्ता एम्पायर के हेड है, इस वक्त गुप्ता रूलर हैं। अब इनके नीचे जो एक एक अलग अलग इन्होंने समंतास को अपॉइंट कर दिया एक एक रीजन के लिए। अब क्या होगा, यहाँ पे जो भी रिसोर्सेज इकट्ठे होंगे वो ये समंता कलेक्ट करेगा और कुछ रिसोर्सेज वो किंग को दे देगा, बट कंट्रोल इन पे हमेशा समंतास का है। बट ऑब्वियसली किंग ऊपर तो है, बट कभी कभी ये लोग इतने पावरफुल हो जाते थे कि ये अपने आप को किंग के रूल से अलग कर लेते थे। प्रयाग प्रशस्ति, जिसको हम इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं, ये माना जाता है संस्कृत में हरिसेना ने कंपोज किया था, जो कि समुद्रगुप्त, जिन्हें एक बहुत ही पावरफुल गुप्ता एम्पायर का रूलर माना जाता है, उनके दरबार में हरिसेना एक पोएट थे जिन्होंने उनकी प्रेज में हरिसेना ने लिखा है समुद्रगुप्त के बारे में। अब पॉपुलर परसेप्शन एंथ्रोपी, अब अगर हम जकाताज और पंचतंत्र देखें तो इसमें हमें किंग और उनके सब्जेक्ट्स के रिलेशंस के बारे में पता चलता है। जैसे कि एक स्टोरी है गततिंदु जताका, इसमें हमें पता चलता है कि सब्जेक्ट्स कितने परेशान थे अपने किंग से जो इतने टैक्सेस लगाता था उनके ऊपर, और बाद में वो सब उस एरिया को छोड़ के चले गए। तो ये सब हमें पता चलता है कि कहीं कहीं पे इतने अच्छे रिलेशंस किंग के साथ नहीं होते थे उनके सब्जेक्ट्स के, जैसा हमें ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में देखने को मिलता है। कुछ स्ट्रैटेजीज को यूज किया जाता था कि हम ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ा सकें, क्योंकि जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा टैक्सेस उतने ज्यादा आएंगे। तो इसीलिए प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की कोशिश की जाती थी। शिफ्ट टू प्लो एग्रीकल्चर हुआ, आयरन फ्लो यूज किया जाने लगा, ट्रांसप्लांटेशन होता था जिससे पैडी बहुत ज्यादा ग्रो होने लगा। एक अलग दूसरी स्ट्रैटेजी थी जो थी इरिगेशन के लिए कुएं, टैंक्स, कैनाल्स इतने ज्यादा नहीं देखने को मिलते, फिर भी कहीं कहीं पे हमें कैनाल्स भी देखने को मिलते हैं। इंक्रीज प्रोडक्शन हुआ एग्रीकल्चर में, लेकिन ये बेनिफिट सबको इक्वली नहीं मिला। अगर हम बुद्धिस्ट ट्रेडिशन की स्टोरी देखें तो स्टोरीज ऑफ बुद्धिस्ट ट्रेडिशन एक गहपति टर्म यूज करते हैं। ये एक पाली टेक्स्ट डेजिग्नेट किया गया है और तमिल लिटरेचर भी इसको गहपति, मतलब जिसके पास लैंड का ओनर है, विल्लर, प्लोमैन, और ये बेसिकली जैसे कैटेगरीज दी गई हैं। लैंड ओनर सबसे ऊपर है, उनको विल्लर भी कहा जाता है। फिर प्लोमैन जिनके पास जमीन नहीं है बट उस पर काम करते हैं। फिर तीसरे हैं स्लेव्स जो गुलाम है एक तरीके से। तो ऐसे तमिल लिटरेचर में, पाली में आपको डिविजन्स देखने को मिलते हैं। तो गहपति जिसके पास जमीन है, तो ऐसे उसके बाद फिर सेकंड और थर्ड कैटेगरी, तो आपको ये कैटेगरीज देखने को मिलेंगी बेस्ड ऑन लैंड। ये चीज आपको पाली लैंग्वेज में भी देखने को मिलेगी, ये चीज आपको तमिल लैंग्वेज में भी देखने को मिलेगी। अब अगर हम ग्रांट्स की बात करें जमीन की, तो वुमेन का इतना ज्यादा इंडिपेंडेंट एक्सेस नहीं दिखाया जाता, बट जैसे मैंने आपको बताया प्रभावती गुप्ता की एक्सेप्शन है जो हमें देखने को मिलती हैं। टाउन्स और ट्रेड की अगर हम बात करें तो पाटलिपुत्र जो था उसका रिवर रूट भी था, तो लैंड और रिवर दोनों से कम्युनिकेशन होता था। कोस्ट के भी नियर था, सी रूट बिगेन, और जो कुछ सिटी जैसे मथुरा है वो कमर्शियल, कल्चरल और पॉलिटिकल एक्टिविटीज होती थी यहाँ पे। तो अब हम देखें तो हमें एक्सकेवेशन जब खुदाई हुई तो हमें काफी सारी फाइन पॉटरी, बॉयल, बाउल्स, डिशेस, ये सब देखने को मिला, और हमें एक बड़ा ग्लॉसी सी फिनिश वाला एक नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर मिला, जो कि माना जाता है कि शायद जो बहुत अमीर लोग होंगे वो इसको यूज करते होंगे। जैसे ये देख सकते हो आप पिक्चर में, ये नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर माना जाता है ये अमीर लोग यूज करते होंगे। इसके अलावा हमें बहुत सारे हथियार, वेपन, आइवरी, ये सब देखने को भी मिलता है। अब अगर हम रूट्स की बात करें
तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए कारवां, बुलक कार्ट्स और पैक ऑफ एनिमल्स का यूज किया जाता था। कुछ लोग पैर से चलते थे तो कुछ कारवांस के थ्रू। जो स्पाइसेस जैसे कि खासकर काली मिर्च, पेपर, ये रोमन एम्पायर में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिमांड रखती थी। इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता था अरेबियन सी टू द मेडिटेरेनियन, वहां के थ्रू इसको रोमन एम्पायर तक पहुंचाया जाता था। इसके बदले इनको कॉइन्स दिए जाते थे, तो कॉइनेज शुरू हुई। पंच मार्क कॉइन हमें सिल्वर, चांदी और कॉपर के देखने को मिलते हैं। सबसे पहले सोने के जो कॉइन्स थे वो कुशाना डायनेस्टी में देखने को मिलते हैं। फर्स्ट ऐसे कॉइन्स जिन पे नाम और इमेज ऑफ रूलर, राजा की शक्ल भी है, उस पे इमेज बनी हुई है, वो हमें इंडो ग्रीक्स में देखने को मिलते हैं। गोल्ड कॉइन में आपको बता ही दिया, कुशानास के टाइम पे देखने को मिलता है। और सबसे ज्यादा मोस्ट स्पेक्टेकुलर गोल्ड कॉइन्स माना जाता है गुप्ता रूलर्स ने इशू किए थे। कॉइन्स हम, ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजा, कुछ ट्राइबल रिपब्लिक जैसे पंजाब और हरियाणा के एरिया की, वो भी कॉइन्स खुद की इशू करते थे। हमें रोमन कॉइन्स सर्दर्न इंडिया में देखने को मिलते हैं, तो ये ऑब्वियस है कि नेटवर्क ऑफ ट्रेड होगा, कुछ तो होगा कि जिसके थ्रू ये कॉइन्स वहां तक आए हैं। ऑल्दो ये क्लियर नहीं है क्योंकि साउथ इंडिया रोमन एम्पायर का हिस्सा तो नहीं था, तो बट ट्रेड, ये क्लोज कनेक्शंस थे, तो हमें ये एग्जैक्टली नहीं पता, बट फिर भी हम ये मानते हैं कि ट्रेड तो होता ही होगा। अब जो इंस्क्रिप्शन जैसे ब्राह्मणी और खरोस्ती, हाउ आर इंस्क्रिप्शन डेसिफर? मोस्ट ऑफ द स्क्रिप्ट्स हैं वो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस में जो हमें डिराइव होती हैं वो ब्राह्मणी से डिराइव होती हैं। एक स्क्रिप्ट जो अशोकन इंस्क्रिप्शंस ने यूज की है, ये जो काफी साल लगे इसको, बट फाइनली जेम्स प्रिंसिप ने इसको डेसिफर किया 1838 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1838 में ब्राह्मणी को डेसिफर किया गया। खरोस्ती भी, ये इंस्क्रिप्शन नॉर्थ वेस्ट में, वहां पे इस भाषा में हमें लिखे हुए इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं। और जो इंडो ग्रीक किंग्स के सिक्के हैं उन पे भी हमें ये देखने को मिलता है। तो जो सिक्के हैं उन पे ग्रीक में एक तरफ लिखा है किंग का नाम और दूसरी तरफ खरोस्ती में लिखा है, खरोस्ती स्क्रिप्ट में, इसलिए खरोस्ती पढ़नी भी जरूरी थी। यूरोपियन स्कॉलर्स ने कंपेयर किया और खरोस्ती इंस्क्रिप्शन को एज प्राकृत एंड पॉसिबल हो पाया उसके थ्रू, प्राकृत से जब उन्होंने उसे कंपेयर किया कि वो पढ़ पाए उस चीज को। तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क होता है, बट वक्त के साथ इन्होंने ये चीज की। अब इन सब चीजों के एक लिमिटेशंस जो हैं वो हैं टेक्निकल लिमिटेशंस, कि वक्त के साथ इंस्क्रिप्शन डैमेज हो गए, लेटर्स मिसिंग हैं, और इतना इजी नहीं होता एग्जैक्ट मीनिंग समझना कि उस वक्त किस मीनिंग से उस चीज को लिखा गया। थाउजेंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस ऐसे हैं जो हमें मिले हैं, बट कितनी तो डिसिफर नहीं हो पाई उसकी भाषा, पब्लिश नहीं हुआ या ट्रांसलेट नहीं हुआ। जैसे हरप्पन जो स्क्रिप्ट है वो हमें आज भी हम डिसिफर नहीं कर पाए। एपिग्राफी अलोन हमें सिर्फ फुल अंडरस्टैंडिंग नहीं प्रोवाइड कर सकती उस वक्त की। तो हिस्टोरियंस हमेशा पुराने और नए एविडेंस को क्वेश्चन करते रहते हैं, क्योंकि हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि उस वक्त ये किस पर्पज से लिखा गया होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट टाइमलाइन की बातें देख लेते हैं। महाजनपदा जिसमें 16 बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो उसमें 600 से 700 बीसी में ये शुरू हुए। अशोकागरीन 269 से 231 तक माना जाता है। 201 में कलिंगा वॉर लड़ी गई थी। 1784 ये वो टाइम है जब एशियाटिक सोसाइटी फाउंड की गई थी। 1810s में कॉलिन मैकेंजी ने लगभग 8,000 इंस्क्रिप्शंस जो संस्कृत में थी उन्हें कलेक्ट किया था, और द्रविडियन लैंग्वेज वाली। 1838 में डेसिफर किया था ब्राह्मणी को जेम्स प्रिंसिप ने। 1877 में अलेक्जेंडर क्यूमिंघम ने अशोकन इंस्क्रिप्शंस को पब्लिश किया, और 1888 में फर्स्ट इशू ऑफ एपिग्राफिया इंडिका, वो 1888 की बात है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइम लाइन्स थी, जो डेट्स थी, जो मुझे लगता है आपको इसमें ये वाली चीज, ये इतना अगर पता हो तो ठीक है। कलिंगा वॉर, ये कुछ चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये पूरी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिला, तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। कोई भी सजेशन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल से अगर फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। कोई भी डाउट हो तो आप डिटेल्ड जो मैंने वीडियोस बनाई हैं जिसमें मैंने पूरी एनसीईआरटी बुक से समझाया है, आप वो भी रेफर कर सकते हो।
मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।